नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सोमवार को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित करने पहुंचे। इस दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि अब प्रदेश में पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से सरकारी नौकरियों में भर्ती होती है। इससे पहले नेताओं और अफसरों के रिश्तेदारों को नौकरी मिलती थी। अब किसी को भी जाति मजहब के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता, भर्ती योग्यता के आधार पर होती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को दिल्ली जाएंगे, जहां कल शाम वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान वो अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के उद्घाटन से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर पीएम से चर्चा कर सकते हैं, जिसके बाद प्रदेश में अब राम मंदिर को लेकर भी हलचल तेज हो चुकी है। राम मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ही होना है। ऐसे में अभी जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव समिति पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि 31 अगस्त को रात 11 बजे मेरे कार्यालय सचिव को पीएम के प्रधान सचिव मिश्रा का फोन आया। उन्होंने बताया कि मुझे सरकार की एक समिति बनाने जा रही है, वो मुझे समिति में शामिल करना चाहते हैं। समिति की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। मैंने उनसे एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित सभी कागजात भेजने के लिए कहा। जो कागजात देखने के बाद उन्हें अपने फैसले के बारे में सूचित करूंगा। मुझे किसी भी मंत्री ने नहीं बल्कि एक अधिकारी ने पूछा था। देर रात एक बाबू को मुझे फोन पर बात करने के लिए भेजा गया। जाते हैं सीबीआई की डायरेक्टर चयन करने या सीबीसी की चयन करने, तो जान पहचान जरूर है। तो मुझे उन्होंने कहा कि कैसे हैं आप सर। मैंने कहा ठीक है। मैंने पूछा इतने रात आपने फोन किया, प्राइम मिनिस्टर आपका कुछ बात कहना है क्या? कहते कि नहीं, मैं इसलिए आपसे जानकारी देने के लिए और आपकी खैरियत पूछने के लिए फोन किया। मैंने कहा कहिए। ये सरकार एक कमेटी बनाने जा रहे हैं। ये कमेटी में आपको शामिल करना सरकार की मंशा है। ये कमेटी की अगुवाई करेगी हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट गोविंद साहब ने, और इसमें आप शामिल होंगे, ये सरकार चाहते हैं। आपका राय क्या है? मैंने कहा सबसे पहली बात, इतने रात आपने फोन किया, तो सबसे बड़ा मैं आश्चर्य हुई। फिर अच्छा लगे, कम से कम रात हुई तो क्या है, बात तो किया आपने मेरे साथ। मैंने कभी कभी पीएम साहब से बात करना चाहते, लेकिन बात नहीं होते क्योंकि फोन उठाने की कोई नहीं रहते वहां। तो कम से कम बात तो की है आपने, अच्छा लगा। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन आप जो सोच रहे हैं, सारे कागजात मेरे पास भेजिए। कागजात देखने के बाद मैं अपना विचार रखूंगा और उस समय आपको मैं जानकारी दे दूंगा। क्योंकि मान लीजिए जब हम सीबीआई डायरेक्टर की चयन करने जाते तो सारे कागजात मेरे घर में भेजा करते। सीबीसी की चयन करने जाते सारे कागजात मेरे घर में पहले भेजा करते। ये सारे कागजात देखने के बाद हमें कई नतीजे में पहुंचना पड़ता कि हम वहां जाके क्या कहेंगे। तो बेमतलब बिना किसी कागजात हवा में मैं क्या बात करेंगे, और वो भी एक ऑफिसर के साथ। बोकारो के बेरमो स्थित कार्यालय में गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के आवासीय कार्यालय में सेंट्रल कॉलोनी में चंद्रपुरा पुलिस और बेरमो पुलिस ने देर रात छापेमारी की। बताते चले कि डुमरी उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार थम गया है, लेकिन राजनीतिक पारा पूरी तरह से हाई चल रहा है। कार्यकर्ताओं के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का दौर भी लगातार जारी है, जो कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। वहीं गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के आवासीय कार्यालय में बेरमो पुलिस और चंद्रपुरा पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से छापेमारी की कार्रवाई की गई। इसको लेकर सांसद प्रतिनिधि दीपक महतो ने बताया है कि 20 की संख्या में पुलिस बल पहुंचे थे, लेकिन किसी भी तरह की कोई चीज बरामद नहीं हुई है। सभी लोगों से आईडी कार्ड मांगा गया था, जो कि आईडी कार्ड उन्हें उपलब्ध कराया गया। वहीं छापेमारी को लेकर बेरमो थाना प्रभारी ने कहा है कि उपचुनाव को लेकर संदेह के आधार पर सभी जगह जांच पड़ताल की जा रही है। उसी क्रम में ये रूटीन जांच थी। अभी हम लोग कुछ अपने सहयोगियों के साथ यहाँ सांसद आवासीय कार्यालय में थे।
अचानक से बेरमो की पुलिस 20-25 की संख्या में आकर बनती है और माननीय सांसद जी को खोज रही थी। छोटा मतलब और रेगुलर बोलते हैं जांच कर रहे हैं, मगर 4 साल में पहली बार पुलिस वाले सांसद आवास में आए हैं। तो ये अचानक नहीं, चुनाव के मद्देनजर है। हम लोग को जैसा लगता है यहाँ लोग पैसे की खोजबीन कर रहे थे पर कुछ मिला नहीं उन लोगों को। हम लोगों ने ऑफर किया कि आप जांच कर सकते हैं, जहां इच्छा है कीजिए, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं। और इसी खबर पर हमारे साथ बोकारो से संवाददाता नरेश जुड़ चुके हैं। जी नरेश, जिस तरह से यहाँ पर गिरिडीह सांसद के घर पर छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है, क्या है पूरी जानकारी? कि डुमरी विधानसभा के लिए उपचुनाव होने में अब बस एक दिन शेष रह गया है और कल रविवार को जैसे ही चुनावी शोर थम गया, शाम होने के बाद चुनावी शोर थम गया, उसके बाद जो है कि चुनाव आयोग के इस पर नजर रखी हुई है, नजर बनाए हुए। और इसी पर कल जो रविवार की लगभग देर रात बेरमो व चंद्रपुरा थाने की पुलिस ने गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के मकोली स्थित वहां पर आवासीय कार्यालय है, उसमें छापेमारी की गई। हालांकि वहां पर जो छापेमारी करने गए दल को कुछ भी वहां नहीं मिला है, लेकिन इस छापेमारी से वहां जो कार्यकर्ता है उनको आक्रोश है कि आखिर इस तरह से छापेमारी कर एक तरफा जो है कि कार्रवाई की जा रही है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल नरेश, जिस तरह से यहाँ पे आरोप लगाया जा रहा है कि कहीं न कहीं चुनाव के मद्देनजर ये छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है, क्योंकि उनका कहना है कि 4 साल से इससे पहले पुलिस कभी आवास पर नहीं आई। जी बिल्कुल, इस छापेमारी के दौरान वहाँ जो सांसद प्रतिनिधि थे उन्होंने आरोप लगाया है कि सांसद आवास में जिस तरह से छानबीन की गई, इसी तरह से बेरमो विधायक और डुमरी से जो नामों आती है उनके भी आवासीय कार्यालय में भी छापेमारी की जानी चाहिए। जी बिल्कुल। जी नरेश, इसके अलावा जिस तरह से पुलिस का कहना है कि ये रूटीन जांच थी, यानी कि चुनाव से पहले सुरक्षा के मद्देनजर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, तो क्या कुछ अन्य जगहों पर भी छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है या जाना है आने वाले समय में? जी बिल्कुल बिल्कुल, इस संबंध में सांसद ने भी बताया है कि उन्होंने रविवार को चुनाव आयोग से शिकायत भी की थी कि उनके कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। वहीं इस यह जो छापेमारी है और जो प्रशासन जो छापेमारी की उनका कहना है कि यह चुनाव की जो प्रक्रिया के तहत जो जी बिल्कुल नरेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। घोसी विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी खबर। निर्वाचन क्षेत्र को 2 जोन और 27 सेक्टर में बांटा गया है। 591 बैलेट यूनिट और 630 वीवीपैट का होगा इस्तेमाल। तो इस वक्त की हम जानकारी आपको बता रहे हैं, घोसी विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई जानकारी है। निर्वाचन क्षेत्र को 2 जोन और 27 सेक्टर में बांटा गया है। 591 बैलेट यूनिट और 630 वीवीपैट का होगा इस्तेमाल। चुनाव के दौरान इस सामग्री का इस्तेमाल किया जाएगा। 455 ईवीएम और वीवीपैट का इस्तेमाल चुनाव के दौरान किया जाना है, जिसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। जोनल और सेक्टरल मजिस्ट्रेट के पास 2-2 ईवीएम मशीन रहेगी। ईवीएम मशीन को लेकर भी आपको जानकारी दे दें। लगातार कुल 2002 कार्मिकों की चुनाव के दौरान ड्यूटी लगाई गई है। हर पोलिंग पार्टी में 4 कार्मिक रहेंगे तैनात। हर पोलिंग पार्टी में 4 कार्मिक रहेंगे तैनात। घोसी विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां तेज कर दी गई हैं। कल चुनाव होना है। निर्वाचन क्षेत्र को 2 जोन और 27 सेक्टर में बांट दिया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। 591 बैलेट यूनिट और 630 वीवीपैट का इस चुनाव के दौरान इस्तेमाल होना है, जिसको लेकर अब ये प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। 455 ईवीएम और वीवीपैट का इस्तेमाल चुनाव के दौरान किया जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि कुल 2002 कार्मिकों की इस चुनाव के दौरान ड्यूटी लगाई गई है। निर्वाचन क्षेत्र को 2 जोन 27 सेक्टर में बांटा गया है। हर पोलिंग पार्टी पर 4 कार्मिक रहेंगे तैनात। तो कल के चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर शुरू हो चुकी हैं। निर्वाचन क्षेत्र को 2 जोन में बांटा गया है।
घोसी विधानसभा उपचुनाव को लेकर अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। लगातार 2 जोन और 27 सेक्टर में बांटा गया है। ईवीएम से लेकर वीवीपैट तक की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। 2000 से अधिक कर्मचारियों को वहां पर तैनात किया गया है ताकि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके। तो लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कल घोसी में विधानसभा का उपचुनाव होना है, जहां पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की आमने सामने कड़ी टक्कर होनी है। भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार दारा सिंह चौहान और समाजवादी पार्टी से सुधाकर सिंह मैदान में हैं, जिसको लेकर दोनों ही पार्टियां अपनी जोर आजमाइश करने में लगी हुई हैं। लगातार यहां पर एनडीए वर्सेस इंडिया दोनों ही महागठबंधन को लेकर भी जनता के सामने फैसला अब होना है। जनता इस पर फैसला सुनाएगी। लेकिन चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर बात की जाए तो चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। सुरक्षा इंतजाम से लेकर ईवीएम पेटी से लेकर वीवीपैट तमाम सामग्रियों को पुख्ता तौर पर सुरक्षा के साथ वहां पहुंचाया जा रहा है। साथ ही साथ 2000 से अधिक कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगाया गया है ताकि चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से पूर्ण कराया जा सके। निर्वाचन क्षेत्र की यदि बात करें तो निर्वाचन क्षेत्र को 2 जोन और 27 सेक्टरों में बांटा गया है। अलग अलग सेक्टर की बात की जाए तो पूरे तौर पर किस तरह से वहां पर एजेंट मौजूद रहेंगे, किस तरह से वहां पर कर्मचारी मौजूद रहेंगे, इसका पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। आपको बता दें कि 4 कार्यकर्ता हर बूथ पर मौजूद होने की बात कही गई है। घोसी विधानसभा उपचुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में लगातार गहमागहमी बनी हुई है। देखना यह है कि कल उपचुनाव के बाद फैसला किसके पक्ष में आता है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के बीच यहां पर घोसी उपचुनाव में कांटे की टक्कर मानी जा रही है। दोनों ही पार्टियां अपना पूरा जोर आजमाइश चुनाव से पहले लगा रही हैं। इससे पहले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने घोसी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए जहां जनसभा कही थी, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी घोसी पहुंचे थे और जनता को संबोधित किया था। दारा सिंह चौहान के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील की थी। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव की तस्वीरें हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी घोसी में जनसभा की थी। इसके अलावा एनडीए की बात करें या इंडिया, दोनों ही महागठबंधन के बड़े नेता, एनडीए की बात की जाए तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से लेकर ब्रजेश पाठक सभी घोसी के चक्कर लगा चुके हैं। जी, और अब बात करते हैं अगली खबर की। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए गए बयान के मुद्दे पर राहुल गांधी समेत विपक्षी गठबंधन इंडिया पर निशाना साधा है। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि उदयनिधि के बयान पर राहुल चुप क्यों है और उनकी खामोशी के पीछे आखिर वजह क्या है। रविशंकर प्रसाद बोले कि यह गठबंधन हिंदू विरोधी एजेंडा ना चलाए, क्योंकि सनातन स्थायी है और सबको एक मानता है। विपक्षी गठबंधन इंडिया पर रविशंकर ने आरोप लगाया है कि घमंडिया गठबंधन हिंदू विरोधी सोच का है और इनमें बहुत अहंकार है। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म के खिलाफ अपनी की गई बहुत ही बेशर्मी भरी टिप्पणी को दोबारा दोहराया है। आज के अखबारों में उनकी टिप्पणी छपी हुई है। उन्होंने क्या कहा था ये देश को बताना जरूरी है और उनके एग्जैक्ट कोट को मैं कोट करना चाहता हूं। सर्टेन थिंग्स लाइक डेंगू, मलेरिया एंड कोरोना needs to be eradicated, not merely opposed. Likewise, Sanatan should also be eradicated. तो उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से की है। क्या मतलब है इसका? और उनके साथ कार्तिक चिदम्बरम भी, चिदम्बरम साहब के पुत्र जो भ्रष्टाचार के आरोप में गंभीर ट्रायल फेस कर रहे हैं, वो भी हैं और वो भी कह रहे हैं सही है। बड़ा सवाल आपके सामने मैं ये उठाने आया हूं कि राहुल गांधी क्यों खामोश हैं? 2 दिन हो गए। राहुल गांधी जी तो कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, अपने गोत्र की बात करते हैं, मंदिर मंदिर घूमते हैं, जल चढ़ाते हैं। तो मतलब हम जब कहते थे कि अब पाखंड करते हैं तो वो साबित हो रहा है ना वोट के लिए। नीतीश कुमार क्यों शांत है? बहुत दावा कर रहे थे कि मैंने सबको एक कर दिया मुंबई में। और उनके उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी क्यों खामोश है? पिताजी को लेके गए थे सिद्धि विनायक का दर्शन करवाने मुंबई में, तो सब दिखावा था क्या? क्यों?
ये स्पष्ट है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए ये जो घमंडिया संगठन का जमावड़ा है, ये हिंदू चिंतन, हिंदू सोच, हिंदू धर्म का विरोध भी कर रहा है और ये करते रहेंगे वोट के लिए। इनकी बुनियादी सोच हिंदू विरोधी है। मैं राहुल गांधी को आज बताना चाहूंगा कि जब राम सेतु का विषय आ रहा था तो आपकी माताजी यूपीए की चेयरपर्सन थी और एक एफिडेविट फाइल हुआ था सुप्रीम कोर्ट में कि प्रभु राम काल्पनिक कैरेक्टर है, द स्टोरी ऑफ लॉर्ड राम इज ए फिक्शन। और जब देश में हंगामा हुआ तो फिर आपको विड्रॉ करना पड़ा। जो उदयनिधि स्टालिन के दादाजी थे, स्वर्गीय करुणानिधि जी, उन्होंने उस समय कहा था कि प्रभु राम किस इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े थे जो उन्होंने राम सेतु बनाया। तो मैंने पार्टी को उनसे एक सवाल पूछा था, क्या ऐसी शर्मनाक टिप्पणी किसी और आस्था के देवी देवता के बारे में आप कर सकते हैं जैसा हिंदुओं के बारे में करते हैं? ये इन लोग की एक परंपरा है, वोट के लिए कुछ भी करो, किसी सीमा तक जाओ। यूपी सरकार में मंत्री सतीश शर्मा के शिवलिंग के पास हाथ धोने का वीडियो वायरल होने के बाद बवाल मच गया है। वीडियो को लेकर विरोधी दल के नेताओं ने बीजेपी और मंत्री सतीश शर्मा पर हमला शुरू कर दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता सुनील सिंह यादव ने भी इसे लेकर सतीश शर्मा पर निशाना साधा है और कहा है कि अगर ये किसी और जाति के नेता ने किया होता तो अब तक पाखंडी बीजेपी वाले उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा चुके होते। वहीं उन्होंने इस मामले में सीएम योगी की चुप्पी पर भी सवाल उठाया है। नालंदा में भाजपा नेता आरसीपी सिंह के करीबी के ऊपर गोलीबारी की घटना का सामने आई है। मामला खिलाव के धरहरा गांव का बताया जा रहा है, जहां प्रगति कुमार उर्फ पिंटू को गोली मारी गई है। बताया जा रहा है कि पिंटू आरसीपी सिंह के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वापस लौट रहा था, जहां मुस्तफापुर में आरोपी आरसीपी सिंह का कार्यक्रम था। इसी दौरान घात लगाकर बैठे अपराधियों ने पिंटू को गोली मार दी। पिंटू जख्मी है और फिलहाल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री के रिश्तेदार पर गोलीबारी का मामला सामने आया है। वो मेरा करीबी रिश्तेदार है, मेरा ननिहाल धरहरा है और रिश्ते में मेरा वो पोता लगेगा और हमेशा आता जाता रहता है। वो सरकारी सेवा में है, आज भी आया था, छुट्टी थी तो आया था और यहां से वो मिल करके गया है। अब मिलने के बाद देखिए किस प्रकार से उस पर कातिलाना हमला किया गया, गोली मारी गई है और ये बताया गया है कि साहब वो जो है उनका साथ छोड़ो और नहीं तो तुमको हम गोली मार देंगे। किनका साथ छोड़ो? हमारा। तो हमारा रिश्तेदार कैसे हमारा साथ छोड़ेगा? और जिसका नाम वो लड़का ले रहा है, आप लोग पता कर लीजिएगा वो किस पार्टी में है, वो जेडीयू में है। देखिए नीतीश बाबू के पास अब क्या बच गया है। देखिए इधर मेरा रोज कार्यक्रम चला, आप देख रहे हैं, पूरे विधानसभा, 7 विधानसभा का कार्यक्रम हुआ, आज अंतिम स्थामा का था। अब ये लोग इतने जो हैं बौखला चुके हैं कि राजनीतिक रूप से तो लड़ने की नीतीश कुमार की हिम्मत रही नहीं। अब क्या है, मेरे रिश्तेदारों को गोली मार रहे हैं, रिश्तेदारों को कह रहे हैं कि भाई अब आज से किसी को बर्बाद करेगा। अरे मुझे क्या बर्बाद करना। लेकिन जिस प्रकार आप बिहार में बिल्कुल गुंडा राज कर दिए हैं, बताइए साहब, कोई अगर हमारा रिश्तेदार है मेरे पास आता है, जेडीयू को लोग उसको गोली मार देगा। इस क्या चाहते हैं नीतीश बाबू? क्या एक राष्ट्र एक चुनाव पर बोलते हुए राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि ये इतना बड़ा फैसला है कि उन्हें सभी विपक्षी दलों के साथ इस पर चर्चा करनी चाहिए थी। अगर चर्चा के बाद एक साथ निर्णय लिया गया होता तो लोगों को विश्वास होता कि देश के हित में कुछ कर रहे होंगे, लेकिन अब लोगों को उनके इरादों पर संदेह है। अब कल जो इन्होंने कहा है एक राष्ट्र एक चुनाव, पहले 3 बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, लॉ कमीशन ने और साथ में पार्लियामेंट्री कमेटी ने कई बार रिकमेंडेशन दी है, सुझाव दिए हैं। इतना बड़ा फैसला है, आप विपक्षी पार्टियों को साथ लेते, बात करते, हो सकता है कि सब मिलकर अगर फैसला करते, फिर आप कमेटी बनाते तो विश्वास होता लोगों को देश हित में कुछ करने जा रहे हैं। अब आप पे शक हो रहा है, आपकी नीयत पे शक हो रहा है, आप लोकतंत्र को किस तरह कायम करना चाहोगे, नहीं करना चाहोगे, आपकी नीति क्या है,
आप स्पष्ट नहीं कर रहे हो। लोग चिंतित है कि देश को किस दिशा में ले आ रहे हो आप, किस दिशा में ले आएंगे कोई नहीं जानता है। तो भागलपुर जिले के गोपालपुर विधानसभा के जदयू विधायक गोपाल मंडल ने एक बार फिर विवादित बयान दे डाला है। इस बार गोपाल मंडल के निशाने पर राजद सुप्रीमो लालू यादव रहे हैं। सूबे में जदयू और राजद एक साथ सरकार में है। इंडिया गठबंधन को जहां मजबूत करने में विपक्षी दल लगे हुए हैं, तो वहीं इसी दौरान जदयू विधायक गोपाल मंडल ने लालू यादव पर आपत्तिजनक टिप्पणी करके भाजपा को बयानबाजी का मौका दे दिया है। पूरे हिंदुस्तान के लोग को नीतीश कुमार ने संगठित किया, उन्होंने मेहनत किए, देश भर के जितने भी क्षेत्रीय पार्टी थे सबको बुलाए कि भाई भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, मोदी के विरोध में हमको काम करना है। किसी के कहने से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाएगा, चुप रहो, किसी के कहने से कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा। हम तो एक ही बात कहेंगे, लालू जी बेकबड़ों के मसीहा है, हम लोग कोई पुराने लीडर रह चुके हैं, हंसाने का काम करते हैं, बुलाने का काम करते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये राहुल जी को प्रोजेक्ट, आप लोग कहते हैं राहुल जी को, तो ये नहीं कहते राहुल जी उस योग्य नहीं है, उनके कुल खानदान प्रधानमंत्री बनते आए हैं, सही बात है। लेकिन सिर्फ हमारे लालू जी के कहने से नहीं हो जाएगा, उनका किडनी प्लांट हुआ है, ये हुआ है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक बड़ा हादसा सामने आया है, जहां फतेहपुर कस्बे में बनी हामिश नाम की इमारत आधी रात को भरभराकर गिर पड़ी। हादसे के वक्त इस घर में करीब 19 लोग मौजूद बताए जा रहे थे, जो कि रात को सो रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। अब तक 12 लोगों को बिल्डिंग से बाहर निकाला जा चुका है, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं हादसे में 4 लोगों की अचानक मौत की भी खबर सामने आ रही है। अगली खबर रायबरेली से है, जहां युवक ने सड़क बनवाने को लेकर पैदल चलकर मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है। इसके साथ कई बार जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल युवक के गांव की सड़क बहुत खराब है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सड़कों पर जमा पानी के कारण संक्रामक बीमारियां हो रही हैं, जिससे ग्रामीण लगातार परेशान है, जिसको लेकर युवक ने मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। हरदोई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कार के बोनट पर खिड़कियों से कुछ युवा चलती कार में स्टंटबाजी करते हुए देखे जा रहे हैं। वहीं बैकग्राउंड में गाना बज रहा है। वीडियो पूर्व सभासद का बताया जा रहा है। वहीं सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद अपर पुलिस अधीक्षक ने इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए जांच कर कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। रायबरेली में सिपाहियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि केंद्र और प्रदेश सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। वहीं महंगाई, बढ़ते क्राइम, विद्युत कटौती के साथ कई मुद्दों पर ज्ञापन भी सौंपा गया। एसपी जिलाध्यक्ष की अगुवाई में एसपी विधायकों और पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, रायबरेली की तस्वीरें, जहां पर योगी सरकार पर निशाना साधा गया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया है। हापुड़ की घटना को लेकर अमरोहा जिला न्यायालय में अधिवक्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और इसको लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा है। इसके जरिए उन्होंने एसपी को हटाए जाने की मांग की है। साथ ही दोषी पुलिसकर्मियों पर एफआईआर कर झूठे मुकदमे वापस लेने की बात की है। इसके अलावा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की गई है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज मामले में लगातार आज उत्तर प्रदेश में राज्यव्यापी जहां अधिवक्ताओं की हड़ताल है, उसके साथ ही साथ हापुड़ में भी जिला न्यायालय में धरना प्रदर्शन वकीलों के द्वारा किया गया है। साथ ही साथ पुलिस कर्मियों पर कानूनी कार्रवाई के साथ ही साथ वकीलों पर दर्ज किए गए मुकदमे वापस लेने की भी मांग की गई है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए लगातार बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।